नमस्ते साथियों, चलिए हम आज शुरू करते हैं पुनः। आज बिहार पुलिस के मैराथन सीरीज लेकर आया हूं। मैराथन सीरीज 6 नंबर है और मॉक टेस्ट सीरीज के माध्यम से हम अपनी बिहार पुलिस की तैयारी को बेहतर करेंगे और एक सीट जो है ना बिहार पुलिस में एक सीट अपना पक्का करेंगे। तो चलिए हम सेशन को शुरू करते हैं। पहला सेशन अगर देखा जाए, पहला क्वेश्चन अगर देखा जाए तो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है। पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून को। क्या जून को? 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। अब जून की बात आया है, अब दिवस की बात आया है तो थोड़ा देख लेते हैं दिवस। थोड़ा दिवस की अगर देखा जाए तो पहला है 9 जनवरी। 9 जनवरी की अगर बात किया जाए तो 9 जनवरी को विश्व प्रेस दिवस मनाते हैं। विश्व प्रवासी दिवस, विश्व प्रवासी दिवस मनाते हैं, विश्व प्रवासी दिवस मनाते हैं। इसके बाद 12 जनवरी की बात किया जाए तो 12 जनवरी को विश्व युवा दिवस मनाते हैं। विश्व युवा दिवस मनाते हैं, युवा दिवस मनाते हैं या राष्ट्रीय युवा दिवस, या इसे राष्ट्रीय युवा दिवस कह सकते हैं। राष्ट्रीय युवा दिवस मनाते हैं, राष्ट्रीय युवा दिवस। 15 जनवरी की अगर देखा जाए तो 15 जनवरी के थल सेना दिवस, थल सेना दिवस मनाते हैं, थल सेना दिवस मनाते हैं, थल सेना दिवस मनाते हैं। 15 जनवरी हो गया। इधर अगर देखा जाए, तो इधर अगर देखा जाए 24 जनवरी को, 24 जनवरी को अगर देखा जाए 26 जनवरी को, 26 जनवरी को, 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाते हैं, गणतंत्र दिवस मनाते हैं, गणतंत्र दिवस मनाते हैं। 26 जनवरी को सीमा शुल्क दिवस मनाते हैं, सीमा शुल्क दिवस मनाते हैं, सीमा शुल्क दिवस मनाते हैं, सीमा शुल्क दिवस मनाते हैं। समझ जाइए, सीमा शुल्क दिवस मनाते हैं, समझ जाइए। ये सब जनवरी को याद करके रखिएगा। 9 जनवरी को विश्व प्रवासी दिवस रूप में मनाते हैं। 12 जनवरी को विश्व युवा दिवस या राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाते हैं। 15 जनवरी को थल सेना दिवस के रूप में मनाते हैं। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं, समझ जाइए। इसके बाद 26 जनवरी को सीमा शुल्क दिवस के रूप में मनाते हैं। 30 जनवरी को, 30 जनवरी को गांधी जी का, समझ जाए, गांधी जी 30 जनवरी को गांधी जयंती मनाते हैं। 30 जनवरी को गांधी जी का मृत्यु दिवस के रूप में, मृत्यु दिवस के रूप में मनाते हैं, मृत्यु दिवस के रूप में मनाते हैं। पुण्यतिथि दिवस मनाते हैं, गांधी जी का पुण्यतिथि दिवस, पुण्यतिथि दिवस के रूप में मनाते हैं, समझ जाइए। तो इतना चीज आपको याद करके रखना है, किसमें? जनवरी में। उसी प्रकार अगर फरवरी की बात किया जाए, फरवरी की बात किया जाए तो समझ जाइए 14 फरवरी की अगर बात किया जाए तो 14 फरवरी वैलेंटाइन दिवस, वैलेंटाइन दिवस के रूप में मनाते हैं, वैलेंटाइन दिवस के रूप में मनाते हैं 14 फरवरी को। और आगे देखा जाए 14 फरवरी हो गया। मार्च में अगर देखा जाए, मार्च में अगर देखा जाए तो मार्च में अगर देखा जाए तो 3 मार्च, मार्च में 4 मार्च के अगर देखते हैं, 4 मार्च के बोलिए, 4 मार्च में क्या मनाएंगे? 8 मार्च को अगर देखा जाए तो 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाते हैं 8 मार्च को, समझ। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में। 15 मार्च की अगर देखा जाए तो 15 मार्च को मनाते हैं विश्व उपभोक्ता दिवस, विश्व उपभोक्ता दिवस मनाते हैं, उपभोक्ता दिवस के रूप में मनाते हैं, विश्व उपभोक्ता दिवस के रूप में मनाते हैं। इसके बाद अगर देखा जाए 22 मार्च को देखा जाए, 22 मार्च को अगर देखा जाए तो 22 मार्च को मनाते हैं विश्व जल दिवस, विश्व जल दिवस मनाते हैं, विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाते हैं। इसके बाद अगर देखा जाए 22 मार्च को विश्व जल दिवस के रूप में मनाते हैं, समझ जाए। अगर अप्रैल के बाद देखा जाए, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल अगर देखा जाए, अप्रैल महीना में अगर देखा जाए तो 7 अप्रैल को डॉक्टर दिवस, 7 अप्रैल को क्या मनाएंगे? डॉक्टर चिकित्सा दिवस, चिकित्सा दिवस मनाते हैं 7 अप्रैल को। इसके बाद अगर देखा जाए 22 अप्रैल को देखा जाए तो 22 अप्रैल को मनाते हैं, 22 अप्रैल को मनाते हैं विश्व पृथ्वी दिवस, विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाते हैं, विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाते हैं। इसी अगर मई में देखा जाए, मई में देखा जाए तो 3 मई को विश्व प्रेस दिवस, विश्व प्रेस दिवस के रूप में मनाते हैं, विश्व प्रेस दिवस के रूप में मनाते हैं, विश्व प्रेस दिवस के रूप में मनाते हैं। इसके बाद अगर देखा जाए अगला पेज लिया जाए, अगला पेज अगर लिया जाए 3 मार्च को क्या मनाए? 3 मई को क्या मनाएंगे? विश्व प्रेस दिवस मनाएंगे, विश्व प्रेस दिवस मनाएंगे, विश्व प्रेस दिवस के रूप में मनाएंगे। इसके बाद अगर देखा जाए
इसके बाद देखा जाए 3 मई हो गया। इसके बाद देखा जाए 22 मई को मनाते हैं, 22 मई को मनाते हैं, 22 मई को मनाते हैं विश्व 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 विविधता दिवस, विश्व विविधता दिवस के रूप में मनाते हैं, विश्व विविधता दिवस के रूप में मनाते हैं। अगर देखा 24 मार्च को अगर देखा जाए तो 24 मार्च को मनाते हैं विश्व, समझ जाइए, विश्व टीवी दिवस, विश्व टीवी दिवस के रूप में मनाते हैं, टीवी दिवस के रूप में मनाते हैं, समझ जाइए। 23 मार्च के देखा जाए, 23 मार्च के अगर देखा जाए, 23 मार्च के अगर देखा जाए तो विश्व मौसम दिवस, विश्व मौसम दिवस के रूप में मनाता है, विश्व मौसम दिवस के रूप में मनाते हैं, विश्व मौसम दिवस के रूप में मनाते हैं, समझ जाइए। आगे अगर देखा जाए, 22 मई हो गया, 24 मार्च विश्व टीवी दिवस, 23 मार्च विश्व मौसम दिवस के रूप में मनाते हैं। अप्रैल मई, जून की अगर बात किया जाए, जून की अगर बात किया जाए तो 5 जून, पहला 5 जून को अगर देखा जाए तो 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस, विश्व पर्यावरण दिवस, विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाते हैं, विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाते हैं। 18 अप्रैल को अगर देखा जाए, समझ आइए, 18 अप्रैल को अगर देखा जाए तो 18 अप्रैल को मनाते हैं विश्व हीमोफीलिया दिवस, विश्व हीमोफीलिया दिवस के रूप में मनाते हैं, हीमोफीलिया दिवस के रूप में मनाते हैं, समझ जाइए। इसके बाद अगर देखा जाए 5 जून को क्या होगा, पर्यावरण दिवस, पर्यावरण दिवस। 21 जून की बात किया जाए तो 21 जून को मनाते हैं विश्व योग दिवस, विश्व योग दिवस के रूप में मनाते हैं, विश्व योग दिवस के रूप में मनाते हैं, योग दिवस के रूप में मनाते हैं, योग दिवस के रूप में मनाते हैं, समझ। तो आज जुलाई की बात किया जाए, जुलाई की बात किया जाए तो समझ जाए, जुलाई की बात किया जाए तो समझ जाए 3 जुलाई की अगर देखा जाए, 3 जुलाई, 1 जुलाई पहले लेते हैं, 1 जुलाई की बात किया जाए तो 1 जुलाई मनाते हैं, समझ जाइए। एक डॉक्टर दिवस, कौन दिवस, डॉक्टर दिवस मनाते हैं, समझिए 1 जुलाई को। इसके बाद देखा जाए 1 जुलाई हो गया। इसके बाद अगर देखा जाए जुलाई हो गया, अगस्त, जून, जुलाई, अगस्त की बात करते हैं, अगस्त की अगर बात करते हैं, अगस्त की बात करते हैं तो 15 अगस्त की अगर देखा जाए, 15 अगस्त की अगर देखा जाए तो 15 अगस्त के स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं, अरे स्वतंत्रता दिवस को मनाते हैं, स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं, समझ आइए, समझ आइए। तो ये सब दिवस है। 3 मई विश्व प्रेस दिवस, 22 मई विश्व विविधता दिवस, 24 मार्च विश्व टीवी दिवस, 23 मार्च विश्व मौसम दिवस के रूप में मनाते हैं, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाते हैं, 21 जून को विश्व योग दिवस के रूप में मनाते हैं, 1 जुलाई को डॉक्टर दिवस मनाते हैं, समझिए। 18 अप्रैल को विश्व हीमोफीलिया दिवस के रूप में मनाते हैं, 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं, मेरे प्यारे साथियों। चलिए क्वेश्चन पे आते हैं, थोड़ा क्वेश्चन पे आते हैं। तो कह रहा है कथी कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाई जाती है, तो कथी कहिएगा 5 जून को। 9 जनवरी को विश्व प्रवासी दिवस, 12 जनवरी को विश्व युवा दिवस या राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाते हैं, समझ जाइए। इसके बाद कह रहा है कि 15 जनवरी को थल सेना दिवस के रूप में मनाते हैं, 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं, फिर 26 जनवरी को सीमा शुल्क दिवस के रूप में मनाते हैं, समझ जाइए। फरवरी की अगर बात किया 14 फरवरी वैलेंटाइन, 28 फरवरी की बात किया जाए, 28 फरवरी को अगर देखा जाए तो विश्व विज्ञान दिवस के रूप में मनाते हैं, विश्व विज्ञान दिवस के रूप में मनाते हैं, विश्व विज्ञान दिवस के रूप में मनाते हैं 28 फरवरी को, समझ आइए। इसके बाद अगर देखा जाए 4 मार्च को 8 मार्च को विश्व अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता दिवस के रूप में मनाते हैं, 23 मार्च को अगर देखा जाता है 23 मार्च को विश्व जल दिवस, 22 मार्च को विश्व जल दिवस के रूप में मनाते हैं, 23 मार्च को अगर देखा जाए 23 मार्च को भगत सिंह सुखदेव, इसके बाद भगत सिंह सुखदेव का क्या मनाते हैं, समझ आइए, भगत सिंह सुखदेव का समझ आइए जयंती मनाते हैं, समझ आइए, भगत सिंह सुखदेव का जयंती मनाते हैं 23 मार्च को, समझ आए। तो ये सब दिवस पे आधारित प्रश्न है, आप इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन अगर देखा जाए तो अगला क्वेश्चन कह रहा है, देखिए कि विविधता दिवस अब ये बताया है कि विविधता दिवस कई मई को मनाते हैं, कई मई को भी विश्व विविधता दिवस मनाते हैं। तो देख लीजिए विविधता दिवस बोले हैं 22 मई को विश्व विविधता दिवस के रूप में मनाते हैं, कितना मई को, 22 मई को विश्व विविधता दिवस के रूप में मनाते हैं, समझ आइए। तो क्या होगा इसका आंसर, समझिए, इसका आंसर देख लीजिए आप, इसका आंसर अगर देख लीजिए तो क्या होगा, इसका आंसर देख लीजिए, इसका आंसर क्या होगा भैया। तो पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाते हैं, समझ आइए, ए फॉर एप्पल आंसर हो जाएगा। 14 नवंबर को बाल दिवस के रूप में मनाते हैं, बाल दिवस के रूप में मनाते हैं 14 नवंबर को,
2 अक्टूबर गांधी जयंती के रूप में मनाते हैं, गांधी जयंती के रूप में हम मनाते हैं। 26 जनवरी को सीमा शुल्क दिवस के रूप में मनाते हैं, सीमा शुल्क दिवस एवं समझ आइए गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं, गणतंत्र दिवस के रूप में हम मनाते हैं, समझ आए। 21 मई को देखा जाए, 21 मई नहीं, इसको 22 मई कीजिए, 22 मई को विश्व विविधता दिवस के रूप में हम मनाते हैं 22 मई को, समझ आए। 25 दिसंबर को मनाते हैं, देख लीजिए। 10 जनवरी को देख लीजिए। 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस, कौन दिवस? स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं, समझ जाइए। आगे अगर देखा जाए, अगला क्वेश्चन देखा जाए तो कह रहा थी कि विविधता दिवस कब मनाई जाती है, तो 22 मई को हो जाएगा। ऑप्शन ए फॉर एप्पल आंसर हो जाएगा। आगे अगर देखा जाए, आगे करा रक्त का पीएच मान कितना होता है, रक्त का पीएच मान आपसे पूछेगा तो कथी कहिएगा? रक्त का पीएच मान, समझ जाइए। ऑप्शन विकल्प देखा जाता है 6.4 बिल्कुल गलत, 7.4 बिल्कुल सही, समझ जाइए। तो रक्त का पीएच मान, पीएच का मतलब होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, पोटेंशियल ऑफ क्या होगा? हाइड्रोजन, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इसका फुल फॉर्म होता है। पीएच स्केल की अगर बात किया जाए तो थोड़ा हम ले लेते हैं। पीएच स्केल का वैल्यू होता है पूरा बीच में होता है, अधिकतम मान होता है 14 और न्यूनतम मान होता है 0। न्यूनतम मान क्या होता है? 0, समझ जाइए। पीएच स्केल की अगर बात किया जाए, समझ जाए, तो बीच में 7 होता है, रुक जाइए, बीच में 7 होता है और यहाँ 0 होता है। तो समझ जाइए, अगर देखा जाए, सुन लीजिए, अगर पीएच मान, पीएच मान 7 से कम होगा, तो वह अम्ल होगा। क्या होगा? अम्ल होगा, समझ जाइए। पीएच मान 7 से कम होगा मतलब इधर आएगा, 0 की तरफ आएगा तो उसकी अम्लीयता घट जाएगी। जब पीएच मान 7 से अधिक होगा, आगे पीएच मान 14 की ओर बढ़ेगा तो समझ जाइए क्षारीयता बढ़ेगा, बढ़ेगा हो जाएगा। इसमें जाइए, इसमें अम्लीयता घटेगा, कभी होगा? इसमें अम्लीयता बढ़ेगा, अम्लीयता बढ़ेगा, समझ जाइए। पीएच स्केल का न्यूनतम वैल्यू 0 होता है, अधिकतम वैल्यू 14 होता है। पीएच स्केल का खोज सोरेन्स किया था, कौन किया था? सोरेन्स नामक वैज्ञानिक है, 1907 में जो है ना पीएच स्केल का खोज किया था। मतलब वस्तु में हाइड्रोजन की जो है ना, हाइड्रोजन की शक्ति को मापने के लिए पीएच स्केल का खोज किया गया था। कब? 1907 में किया गया था। पीएच स्केल का न्यूनतम वैल्यू कितना होता है? 0 होता है। अधिकतम वैल्यू कितना होता है? 14 होता है। बीच वाला वैल्यू कितना होता है? 7 हो। अगर पीएच वैल्यू अगर 7 होता है तो इसको कहते हैं क्या? समझ जाइए, इसको कहते हैं, देखिए 7 से कम होगा तो क्या होगा? 7 से कम होगा तो अम्ल होगा, 7 से बेसी होगा तो क्या कहेंगे? 7 से बेसी होगा तो क्या कहेंगे? 14, मतलब क्षारीय कहेंगे। क्या कहेंगे? क्षारीय कहेंगे। और पूरा 7 होगा तो क्या कहेंगे? बोलो, पूरा 7 होगा तो क्या कहेंगे? समझ आइए, पूरा 7 होगा तो क्या हो कहेंगे? उसका कमेंट करके बताइएगा। कहा कि पीएच मान, अब कुछ वस्तु है उसका पीएच मान, नींबू का पीएच मान अगर देखा जाए, नींबू का पीएच मान होता है 2.4। कितना होता है? 2.4 होता है। एगो नींबुआ 2-4 गो मिर्ची, एगो गाना याद होता है, भोजपुरी का एक गाना है, एगो नींबुआ 2-4 गो मिर्च, तो एगो नींबू है 2-4 मतलब 2.4 नींबू का पीएच मान हो जाएगा। इसके बाद अगर देखा जाए रक्त का पीएच मान हो जाएगा 7.4। कभी हो जाएगा? 7.4 हो जाएगा। 7 पॉइंट क्या होगा? 4 हो जाएगा। तो ये दोनों क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में, समझ जाइए। मतलब नींबू का पीएच मान 2.4 होता है, रक्त का पीएच मान 7.4 होता है, समझ आइए। समझ में आया ना? आगे अगर देखा जाए राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में कब मनाते हैं, तो राष्ट्रीय महिला दिवस, अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च, अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस कितना मार्च को? 8 मार्च को। यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि राष्ट्रीय महिला दिवस, क्वेश्चन पूछ रहा है यहाँ पे, राष्ट्रीय महिला दिवस, समझ जाइए। हाँ, मतलब राष्ट्रीय महिला दिवस पूछ रहा है, लेकिन क्वेश्चन में पहला ऑप्शन में क्या करा? 8 मार्च। तो 8 मार्च को अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस मनाते हैं। 14 नवंबर को मनाते हैं हम बाल दिवस के रूप में। क्या मनाते हैं हम? बाल दिवस के रूप में 14 नवंबर को मनाते हैं, समझ आइए। इसके बाद अगर देखा जाए 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के रूप में मनाते हैं, गांधी जयंती के रूप में मनाते हैं। 26 जनवरी को समझ जाइए, तो 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस और सीमा शुल्क दिवस के रूप में मनाते हैं। सीमा शुल्क दिवस
सीमा शुल्क दिवस के रूप में मनाते हैं, सीमा शुल्क दिवस के रूप में मनाते हैं, समझ जाइए। इतना चीज आपको याद करके रखना है, समझ जाइए। पीएच मतलब पीएच, अगर पहला क्वेश्चन रक्त का पीएच मान कितना होता है तो 7.4। पीएच स्केल का खोज कौन किया है? सोरेंस किया है। कितने में किया है? 1907 में किया है। पीएच स्केल का फुल फॉर्म का होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन होता है। पीएच स्केल का न्यूनतम वैल्यू कितना होता है? 0 होता है। अधिकतम वैल्यू कितना होता है? 14 होता है, समझ जाइए। तो समझ जाइए। इसके बाद समझ जाइए, पीएच स्केल का अगर मान 0 है, समझ जाइए, तो उसकी वस्तु का क्या होगा? वस्तु का स्वाद कैसा होगा? समझिए, खट्टा होगा। मतलब अम्ल मतलब खट्टा होता है, कभी होता है खट्टा होता है। समझ, क्षारीय मतलब कड़वा होता है, कभी होता है कड़वा होता है, समझ जाइए। इसके बाद अगर देखा जाए, अगर पीएच स्केल 7 से कम, अगर पीएच स्केल में 7 से कम होगा तो समझ जाइए उसका वैल्यू क्या होगा? अम्लीय होगा। और 7 से अधिक होगा क्षारीय होगा। अब पूरा 7 होगा तो पूरा 7 में उदासीन रहता है। क्या होता है? उदासीन। जैसे में पानी का पीएच मान 7 होता है। पानी का पीएच मान, पानी का पीएच मान अगर देखा जाए तो पानी का पीएच मान कितना हो जाएगा भैया? पूरा 7 हो जाएगा, समझ जाइए, पूरा 7 हो जाएगा। तो यहाँ से क्वेश्चन आप बना लीजिएगा। अब अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, समझ जाइए, मतलब 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाते हैं। 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में हम मनाते हैं। कब? 13 फरवरी को। आगे अगर देखा जाए तो आगे है अजंता की गुफाएं किस राज्य में है? तो अजंता की गुफाएं देखिए, पहला कह रहा है गुजरात, समझ जाइए, बिल्कुल गलत, समझ जाइए। सी कर रहा है राजस्थान, बिल्कुल गलत। मध्य प्रदेश कर रहा है, बिल्कुल गलत। मतलब अजंता की गुफाएं कहाँ है? महाराष्ट्र में है। चलिए हम कुछ गुफा भी देख लेते हैं, कौन से राज्य में क्या कौन कौन गुफा अवस्थित है। पहला है अजंता, अरे है अजंता, समझिए। एलोरा, कौन है? एलोरा, अजंता, एलोरा, एलिफेंटा, एलिफेंटा, ये तीनों भाइये है। मतलब अजंता, एलोरा, एलिफेंटा, ये तीनों जो है महाराष्ट्र में ही अवस्थित है। कहाँ है? महाराष्ट्र में ही अवस्थित है। मतलब अजंता की गुफा कहाँ है? महाराष्ट्र में। एलोरा की गुफा कहाँ है? महाराष्ट्र में। एलिफेंटा की गुफा कहाँ है? महाराष्ट्र में। आगे भीमवेटिका, भीमवेटिका की बात किया जाए, भीमवेटिका है, यह मध्य प्रदेश में। कहाँ है? मध्य प्रदेश में है, मध्य प्रदेश में है। इसके बाद कंदारिया महादेव मंदिर, कंदारिया महादेव मंदिर, ये भी मध्य प्रदेश में है। खजुराहो का मंदिर, खजुराहो का मंदिर भी कहाँ है? मध्य प्रदेश में ही है। कहाँ है? मध्य प्रदेश में ही है, मध्य प्रदेश में ही है। इसके बाद हम्पी अगर देखा जाए तो हम्पी है कर्नाटक में। कहाँ है? कर्नाटक में। कहाँ है? कर्नाटक में, समझ आए, कर्नाटक में। हम्पी कहाँ है? कर्नाटक में है। भीमवेटिका मध्य प्रदेश में है। कंदारिया महादेव का मंदिर मध्य प्रदेश में है। खजुराहो का मंदिर मध्य प्रदेश में है। हम्पी कहाँ है? कर्नाटक में है। हम्पी कहाँ है? कोणार्क मंदिर, कोणार्क मंदिर कहाँ है भैया? समझ जाइए। सूर्य मंदिर की बात किया तो सूर्य मंदिर उड़ीसा में है। कहाँ है? उड़ीसा में। कहाँ है? उड़ीसा में, उड़ीसा में है। कहाँ है? उड़ीसा में, उड़ीसा में। कोणार्क मंदिर की बात में, कोणार्क मंदिर कहाँ है अभी आप कमेंट करके बताइएगा, समझ आइए। इसके बाद अगर देखा जाए तो बहुत सारा मंदिर है, बहुत सारा मंदिर है। इसके बाद अगर देखा जाए, क्वेश्चन पूछेगा आपसे कुतुब मीनार कहाँ है? कुतुब मीनार कहाँ है? तो कुतुब मीनार दिल्ली में है। कहाँ है? कुतुब मीनार दिल्ली में है। इसके बाद क्वेश्चन पूछेगा, आगे पूछे 2.5 दिन की झोपड़ा कहाँ है? 2.5 दिन का झोपड़ा, 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ है? 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ है? तो कहिएगा कथी? ये अजमेर में है। कहाँ है? अजमेर में है। कहाँ है बउआ हो? अजमेर में है, समझ जाइए। क्वेश्चन पूछेगा, समझ जाइए, राजा महल कहाँ है? राजा महल कहिएगा राजस्थान में है। कहाँ है? राजस्थान में है। कहाँ है? राजस्थान में है, समझ जाइए, राजस्थान में है। ये मंदिर सब आपकी एग्जाम में प्रश्न पूछ सकता। अजंता कहाँ है? महाराष्ट्र में है। एलोरा कहाँ है? महाराष्ट्र में है। एलिफेंटा कहाँ है? महाराष्ट्र में है, समझ जाइए। सूर्य मंदिर कहाँ है? उड़ीसा में है। भीमवेटिका कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। कंदारिया महादेव मंदिर कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। खजुराहो के मंदिर कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। हम्पी कहाँ है? कर्नाटक में है। कहाँ है? कर्नाटक में है, समझ जाइए। कुतुब मीनार कहाँ है? दिल्ली में है। 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ है? समझ जाइए। इसके बाद समझ जाइए, इसके बाद बहुत सारा मंदिर सब है, याद नहीं आ रहा है, बहुत सारा मंदिर है। जैसे में देख लिए फतेहपुर सिकरी अगर देखा जाए तो यह कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश सिकरी, यह उत्तर प्रदेश में है। कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है।
उत्तर प्रदेश में है, समझ आइए, उत्तर प्रदेश में है। गोलकुंडा, 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 गोलकुंडा कहाँ है? तो गोलकुंडा हैदराबाद में। कहाँ है? गोलकुंडा हैदराबाद में। कहाँ है? हैदराबाद में है। कहाँ है बुआ हो? आंध्र प्रदेश के हैदराबाद में है गोलकुंडा मंदिर। इसके बाद बहुत सारा है। गोलकुंडा, गोलकुंडा का किला कहाँ है? हैदराबाद में है। सूर्य मंदिर कहाँ है? उड़ीसा में है। भीमबेटका कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। कंदरिया महादेव मंदिर कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। समझिए खजुराहो के मंदिर कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। समझिए हम्पी कहाँ है? कर्नाटक में पड़ता है। फतेहपुर सिकरी कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ है? अजमेर में है, समझ जाइए। कुतुब मीनार दिल्ली में है, समझ जाइए। इसके बाद अगर देखा जाए, चलिए फिर गया तो महाराष्ट्र में क्या है? अजंता, अजंता एलोरा, अजंता एलोरा और समझ आई एलिफेंटा, एलिफेंटा, ये सब महाराष्ट्र में ही अवस्थित है, समझ आई। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि सीमा सुरक्षा बल की स्थापना, मतलब बीएसएफ, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, बीएसएफ की बात कर रहा है। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का स्थापना पूछ रहा है। तो चलिए हम नेक्स्ट पेज लेते हैं, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के बारे में थोड़ा समझते हैं। अब कर रहा बीएसएफ की बात कर रहा है। बीएसएफ मतलब बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का स्थापना 1965 में, 1965 में। आपसे क्वेश्चन पूछेगा एसएसबी सशस्त्र सीमा बल का स्थापना 1963 में, 1963 में। कभी कहिएगा 1963 में। आपसे क्वेश्चन हुआ आईटीबीपी इंडियन तिब्बत बॉर्डर पुलिस, इसका स्थापना 1962 में, 1962 में। भारत और चीन के बीच युद्ध हुआ था, तब हुआ था इसका स्थापना। इसके बाद एनसीसी नेशनल कैडेट कोर 1948 में, 1948 में। असम राइफल, असम राइफल की अगर देखा जाए, असम राइफल्स, राइफल्स की स्थापना, असम राइफल्स की स्थापना 1835 में, 1835 में। होम गार्ड, होम गार्ड का गठन देखा जाए तो होम गार्ड्स का अगर देखा जाए तो होम गार्ड का है 1946 में, 1946 में, 1946 में। इसके बाद अगर देखा जाए सीआईएसएफ, सीआईएसएफ की अगर देखा जाए तो इसका स्थापना हुआ है 1969 में, 1969 में हुआ है। इसके बाद देखा जाए सीआरपीएफ, सीआरपीएफ, सीआरपीएफ का स्थापना 1939 में, 1939 में, 1939 में। तो ए फोर्स सब है, आप देख लीजिएगा, ए फोर्स सब है, समझ जाइए। एक होता है एनसीसी, एक होता है एनएसजी, एनएसजी का स्थापना 1984 में, 1984 में इसका गठन हुआ। तो भारत के अगर बल देखा जाए बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, भारतीय सुरक्षा मतलब बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की अगर देखा जाए, समझिए सीमा सुरक्षा बल की अगर बात करें तो 1965 में। एसएसबी सशस्त्र सीमा बल 1963 में इसका गठन होता है। आईटीबीपी इंडियन तिब्बत बॉर्डर पुलिस, इंडियन तिब्बत बॉर्डर पुलिस, भारतीय तिब्बत समझ जाइए सीमा पुलिस की अगर बात किया जाए तो आईटीबीपी 1962 में। एनसीसी नेशनल कैडेट कोर की अगर बात किया जाए तो 1948 में। होम असम राइफल भारत के सबसे पुराना बल, भारत के सबसे पुराना बल की बात किया जाए तो असम राइफल है, 1835 में इसका गठन हुआ है। होम गार्ड का गठन 1946 में, होम गार्ड का गठन 1946 में। सीआईएसएफ सेंट्रल इंडस्ट्रीज सिक्योरिटी फोर्स, सेंट्रल इंडस्ट्रीज सिक्योरिटी फोर्स का गठन 1969 में, 1969 में है। इसके बाद सीआरपीएफ, सीआरपीएफ की सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स अगर देखा जाए तो 1939 में इसका गठन होता है। एनएसजी नेशनल स्पेशल गार्ड, नेशनल स्पेशल गार्ड की अगर बात किया जाए तो समझ जाइए ए है 1984 में, ए है 1984 में। तो ए है समझ जाइए कुछ बल का स्थापना। एक बार और देखते हैं बीएसएफ 1965 में, बीएसएफ का गठन, बीएसएफ का पूरा नाम क्या है? बॉर्डर्स बीएसएफ का पूरा नाम क्या है? बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स 1965 में। एसएसबी 1963 में। आईटीबीपी इंडियन तिब्बत पुलिस बल 1962 में, 1962 में इसका गठन होता है। एनसीसी 1948 में, एनसीसी का गठन 1948 में होता है। असम राइफल का गठन, असम राइफल का गठन होता है 1835 में, 1835 में। होम गार्ड का गठन होता है 1946 में, 1946 में होता है। सीआईएसएफ, सीआईएसएफ मतलब सेंट्रल इंडस्ट्रीज सिक्योरिटी फोर्स का देखा जाए तो 1969 में, 1969 में होता है। सीआरपीएफ सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स की अगर बात किया जाए तो 1939 में। एनएसजी की बात किया जाए 1984 में, 1984 में। चलिए तो उम्मीद है कि क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं।
तो क्वेश्चन कह रहा है कि सीमा सुरक्षा बल मतलब बीएसएफ का गठन 1965 में। ऑप्शन ए फॉर एप्पल आंसर हो जाएगा, पहला इसका आंसर हो जाएगा। आगे अगर देखा जाए, आगे कह रहा कृषि भारतीय कृषि अनुसंधान संस्था, समझ आई, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट की अगर बात किया जाए, मतलब IARI मतलब इसका फुल फॉर्म होता है इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, मतलब भारतीय कृषि अनुसंधान संस्था का मुख्यालय नई दिल्ली में। कहाँ है? नई दिल्ली में। पूना में देखा जाए तो पूना में है, अगर देखा जाए तो मौसम वेधशाला है, कथी है? मौसम वेधशाला का मुख्यालय, मौसम वेधशाला का मुख्यालय कहाँ है? पूना में है। कहाँ है? मुख्यालय कहाँ है? पूना में। क्वेश्चन पूछेगा मौसम वेधशाला का मुख्यालय कहाँ है, लेकिन मौसम विभाग का मुख्यालय अगर देखा जाए तो ये है नई दिल्ली में। कहाँ है? नई दिल्ली में है, नई दिल्ली में, समझ जाइए। इसके बाद अगर देखा जाए लखनऊ में, अगर देखा जाए तो लखनऊ की अगर बात किया जाए तो लखनऊ में केंद्रीय औषधि अनुसंधान है, लखनऊ में। कहाँ है? अनुसंधान है, कहाँ है भैया? लखनऊ में है। कहाँ है? लखनऊ में। इसके बाद अगर देखा जाए कानपुर में चमड़ा उद्योग है, कथी है? केंद्रीय चमड़ा उद्योग कहाँ है? कानपुर में है। कहाँ है? कानपुर में, समझ जाइए। इसके बाद अगर देखा जाए तो केंद्रीय भारतीय कृषि परिषद की अगर बात किया जाए तो इसका भी मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में है। कहाँ है? नई दिल्ली में, समझ जाइए। इसके बाद अगर देखा जाए इसके पुरातात्विक सर्वेक्षण का मुख्यालय जो है ना एक कोलकाता में है। कहाँ है? कोलकाता में। कहाँ है? कोलकाता में। पर्यावरण अनुसंधान की बात किया जाए, पर्यावरण अनुसंधान की अगर बात किया, अनुसंधान की अगर बात करते हैं तो पर्यावरण के अनुसार ये लखनऊ में है। कहाँ है? लखनऊ में ही है। पर्यावरण देहरादून में है। पर्यावरण कहाँ है? पर्यावरण देहरादून में है। कहाँ है? देहरादून में है, समझ आइए। पर्यावरण अनुसंधान केंद्र कहाँ है? देहरादून में है। भारतीय कृषि चमड़ा चेन्नई में है। कहाँ है? चेन्नई में है। कहाँ है? चेन्नई में। एक क्वेश्चन सब आपको याद कर लेना। मौसम विभाग मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में। मौसम वेधशाला का मुख्यालय कहाँ है? पूना में है। केंद्रीय औषधि अनुसंधान कहाँ है? लखनऊ में है। इसके बाद अगर देखा जाए केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान कहाँ है? चेन्नई में है। इसके बाद भारतीय कृषि परिषद कहाँ का, इसका मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में है। पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग कहाँ है? कोलकाता में है। इसके बाद पर्यावरण अनुसंधान केंद्र कहाँ है? देहरादून में है। कहाँ है? देहरादून में। केंद्रीय चावल अनुसंधान की अगर बात किया जाए, चावल अनुसंधान की बात किया जाए तो एक कटक में है। कहाँ है? कटक में। कहाँ है? कटक में। कॉफी बोर्ड की स्थापना देखा जाए तो कॉफी बोर्ड कर्नाटक में है। कॉफी बोर्ड कहाँ है? कॉफी बोर्ड कर्नाटक में है। कहाँ है? कर्नाटक में है। इसके बाद देखा जाए कॉफी बोर्ड कहाँ है? कर्नाटक में है। चावल अनुसंधान कहाँ है? कटक में है। कॉफी बोर्ड कहाँ है? कर्नाटक में है। मौसम विभाग का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में। लेकिन तो देखिए करा भारतीय कृषि अनुसंधान संस्था इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट की बात किया जाए, इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। दूसरा कह रहा है कि पुणे में मौसम वेधशाला का मुख्यालय पुणे में है, समझ जाइए। लखनऊ में औषधि अनुसंधान है, समझ जाइए। तो मैंने यहाँ पे कई चीज लिखा है अनुसंधान में। पहला है मौसम विभाग का मुख्यालय नई दिल्ली में है। चावल अनुसंधान केंद्र कटक में है। कॉफी बोर्ड कर्नाटक में है। इसके बाद देखा जाए केंद्रीय औषधि अनुसंधान या लखनऊ में है। तो केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान चेन्नई में है। च से चमड़ा और च से चेन्नई में है। भारतीय कृषि परिषद का मुख्यालय भी कहाँ है? नई दिल्ली में ही है मेरे प्यारे साथियों। अगर देखा जाए पुरातात्विक सर्वेक्षण यह कोलकाता में है। कहाँ है? कोलकाता में। पर्यावरण अनुसंधान कहाँ है? ये देहरादून में है मेरे प्यारे साथियों। इसके बाद अगर देखा जाए कर महात्मा गांधी के समाधि स्थल का क्या नाम है? तो कथी कहिएगा? राजघाट। महात्मा गांधी के राजघाट हो जाएगा। विजय घाट लाल बहादुर शास्त्री, शक्ति स्थल इंदिरा गांधी, शांतिवन जवाहरलाल नेहरू, तो वीर भूमि राजीव गांधी का है, समझ जाइए।
चलिए आगे अगर देखा जाए तो आगे कह रहा भारत रत्न की पुरस्कार, भारत रत्न पुरस्कार की शुरुआत 1954 से होता है, 1954 से होता है। 1954 में भारत रत्न की शुरुआत होता है। 1901 में नोबेल पुरस्कार की शुरुआत होता है। 1961 में अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत होता है जो खेल के क्षेत्रों में दिया जाता है। आगे है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जो होता है यह 1991 में दिया जाता है और यह खेल के क्षेत्रों में समझ जाइए दूसरा सबसे बड़ा पुरस्कार है। द्रोणाचार्य पुरस्कार की अगर बात किया जाए तो द्रोणाचार्य पुरस्कार है 1900 समझ जाइए 1985 में इसका गठन होता है। समझ जाइए खेल क्षेत्र खेल परीक्षक को यह दिया जाता है। ग्रैमी अवार्ड संगीत के क्षेत्रों में दिया जाता है। समझ जाइए 1959 में इसका शुरू हुआ है। समझ जाइए संगीत के क्षेत्रों में दिया जाता है। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार इसका गठन होता है 1969 में होता है। समझ जाइए और यह फिल्म के क्षेत्रों में दिया जाता है। ऑस्कर पुरस्कार यह फिल्म के क्षेत्रों में 1939 में ही इसका गठन होता है। पुलित्जर पुरस्कार यह पत्रकारिता के क्षेत्रों में दिया जाता है। समझ जाइए तो ये सब है। समझ जाइए भारत रत्न पाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन है? सर्वपल्ली राधाकृष्णन और सी राजगोपालचारी और सीवी रमन है। चलिए आगे है सिस्मोग्राफ का इस्तेमाल देखा जाए तो सिस्मोग्राफ का इस्तेमाल भूकंप मापने के लिए किया जाता है। समझ जाइए भूकंप मापने के लिए ऑप्शन ए फॉर एप्पल आंसर हो जाएगा। इसमें भूकंप मापते हैं, भूकंप मापते हैं। दूसरा है पैरोमीटर, उच्च ताप को मापते हैं, उच्च ताप को मापते हैं। इसके बाद अगर देखा जाए तो ग्लैवरोमीटर विद्युत धारा के दिशा मापते हैं, विद्युत धारा के दिशा मापते हैं, विद्युत धारा के दिशा मापते हैं, विद्युत धारा के क्या मापते हैं? दिशा मापते हैं। आमीटर विद्युत धारा मापते हैं, धारा मापते हैं। इसके बाद बैरोमीटर वायुमंडल की गति मापते हैं, वायुमंडल की गति मापते हैं बैरोमीटर से। रिक्टर से भूकंप की तीव्रता मापते हैं, समझ आए तीव्रता। डवसन विधि यह ओजोन परत को मापते हैं, डवसन विधि की बात किया जाए तो डवसन विधि ओजोन परत को मापते हैं, समझ आए डवसन विधि से। इसके बाद आइसोबार मतलब समान आइसोबार का मतलब होता है समान वायुमंडल वाले स्थान को वायुमंडल वाले स्थान को क्या कहेंगे? आइसोबार कहते हैं। क्या कहते हैं? आइसोबार। एक क्वेश्चन आपसे प्रश्न पूछ सकता है। सिस्मोग्राफ भूकंप मापते हैं, पायरोमीटर उच्च ताप मापते हैं, ग्लैवनोमीटर विद्युत धारा मापते हैं, आमीटर विद्युत धारा मापते हैं, बैरोमीटर वायुमंडल की गति मापते हैं, रिक्टर स्केल भूकंप की तीव्रता मापते हैं, डवसन विधि से ओजोन परत की मोटाई मापते हैं। इसके बाद आइसोबार से समान वर्षा। इसके बाद बहुत सारा है, चलिए थोड़ा देखते हैं बहुत सारा में क्या है। हाइग्रोमीटर से समझ जाइए, हाइग्रोमीटर से क्या मापते हैं? एक होता है हाइड्रोमीटर, हाइड्रोमीटर से जो है ना सापेक्षिक घनत्व मापते हैं, इसका सापेक्षिक घनत्व मापते हैं किससे? हाइड्रोमीटर से। और आर्द्रता मापते हैं, आर्द्रता जो है ना आर्द्रता मापते हैं, समझिए आर्द्रता मापते हैं हाइड्रोमीटर से, हाइग्रोमीटर से वायुमंडल की आर्द्रता मापते हैं, समझ आए। और हाइड्रोमीटर से समझिए सापेक्षिक घनत्व मापते हैं, समझ जाइए। इतना क्वेश्चन आपसे आपके एग्जाम में समझ जाइए पूछ सकता है। यहाँ से एक प्रश्न पूछने की अधिक से अधिक संभावना बनी रहती है। हाइग्रोमीटर से क्या मापते हैं? आर्द्रता मापते हैं। हाइड्रोमीटर से सापेक्षिक घनत्व मापते हैं। बैरोमीटर से वायुमंडल का जो है ना दाब मापते हैं, समझ आइए। आमीटर से विद्युत धारा मापते हैं, ग्लैवनोमीटर से विद्युत धारा की दिशा मापते हैं, पैरोमीटर से उच्च ताप को मापते हैं, सिस्मोग्राफ से भूकंप को मापते हैं, रिक्टर स्केल से भूकंप की तीव्रता को मापते हैं, आइसोबार से समान वायुमंडल वाले स्थान को क्या कहते हैं? आइसोबार कहते हैं। आगे राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस देश से लिया गया है? मतलब राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत क्वेश्चन पूछ रहा है, यह लिया गया आयरलैंड से। कहां से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया। चलिए हम कुछ देश ले लेते हैं,
कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है अमेरिका, क्वेश्चन पूछेगा कि अमेरिका से क्या लिया गया है, समझ आइए, अमेरिका रहेगा। दूसरा पूछेगा ब्रिटेन से क्या लिया गया है, ब्रिटेन से क्या लिया गया है। तीसरा है ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया है, ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया है, ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया। चौथा है कनाडा से क्या लिया गया है, कनाडा से क्या लिया गया है। इसके बाद आयरलैंड है, आयरलैंड से क्या लिया गया है, समझ आइए। इसके बाद अगर देखा जाए, इसके बाद अगर देखा जाए रूस से क्या लिया गया है, रूस से क्या लिया गया है, और जापान से क्या लिया गया है, जापान से क्या लिया गया। मतलब 1 2 3 4 5 6 7 गो देश है, जो 7 गो देश से संविधान के कुछ तत्व जो है ना वहां से लिया गया और भारतीय संविधान में जोड़ा गया है। अमेरिका से अगर बात किया है तो अमेरिका की बात किया है तो उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय, उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय। अब देखिए इसका कलर चेंज कर लेते हैं। उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, ये सब जितना पद है ना बुआ, न्यायालय व्यवस्था, न्यायालय व्यवस्था, न्यायिक पुनर्लोकन, न्यायिक, न्यायिक पुनर्लोकन, पुनर्लोकन, समझ आए, लोकन, ये सब जो है ना सब अमेरिका से लिया गया। कहां से लिया गया है, अमेरिका से लिया गया। तो अमेरिका से क्वेश्चन पूछेगा क्या क्या लिया गया, तो कहिएगा उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, न्यायालय, न्यायालय व्यवस्था, न्यायिक पुनर्लोकन, ये सब जो है ना कहां से लिया गया है, समझ आइए, अमेरिका के संविधान से जोड़ा गया है, भारतीय संविधान में। दूसरा है ब्रिटेन, संसद व्यवस्था लिया गया है, संसद व्यवस्था लिया गया है, संसद व्यवस्था लिया गया है। एकल नागरिकता लिया गया है, 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 समझ जाइए, समझ जाइए। ऑस्ट्रेलिया से, ऑस्ट्रेलिया से प्रस्तावना लिया गया, कथी लिया गया है, प्रस्तावना लिया गया, प्रस्तावना लिया गया। ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया है, प्रस्तावना लिया गया है, समझ जाइए। इसके बाद अगर देखा जाए कनाडा से अवशिष्ट शक्ति, अवशिष्ट शक्ति लिया गया है, अवशिष्ट शक्ति किसे लिया गया, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा से लिया गया। आयरलैंड से राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, राज्य के नीति निर्देशक, नीति निर्देशक, नीति निर्देशक, नीति निर्देशक सिद्धांत लिया गया है, समझ आए, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत लिया गया है। इसके बाद यहाँ से राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया, राष्ट्रपति के, राष्ट्रपति निर्वाचक मंडल, राष्ट्रपति निर्वाचक मंडल जो है ना, मंडल यहीं से लिया गया है, कहां से, आयरलैंड से ही लिया गया है, समझ आइए। रूस से अगर देखा जाए तो मौलिक कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य जो है ना, मौलिक कर्तव्य रूस से लिया गया है। लेकिन मौलिक अधिकार अमेरिका से लिया गया, मौलिक अधिकार, मौलिक जो अधिकार है, मौलिक अधिकार अमेरिका से लिया गया। कहां से लिया गया है, अमेरिका से मौलिक अधिकार लिया गया। मौलिक कर्तव्य रूस से। जापान से विधि प्रक्रिया कभी लिया गया, विधि प्रक्रिया लिया गया, विधि प्रक्रिया लिया गया है, समझ, जापान से, समझ जाइए। विधि प्रक्रिया कहां से लिया गया है, जापान से। तो यहां से समझ जाइए क्वेश्चन पूछने की अधिक से अधिक संभावना बनी रहती है। अमेरिका से क्वेश्चन पूछेगा तो क्या लिया गया है, उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय लिया गया है, उच्च न्यायालय लिया गया है, उच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय लिया गया है, राष्ट्रपति लिया गया है, उपराष्ट्रपति लिया गया है, न्यायालय व्यवस्था लिया गया है, न्यायिक पुनरावलोकन लिया गया है। इसके बाद मौलिक अधिकार भी अमेरिका से ही लिया गया है मेरे प्यारे साथियों। यहां से अधिक क्वेश्चन पूछने की संभावना बनी रहती है, समझ जाइए, इसको आप नोट कर लीजिएगा, इतना चीज आपको कोई नहीं बताएगा। ब्रिटेन से बात किया तो ये संसद व्यवस्था, जो संसद की जो शक्तियां होती है, जो संसद होता है, राज्यसभा, लोकसभा, ये कहां से लिया गया है, ब्रिटेन से ही लिया गया है। और एकल नागरिकता, हमारे देश में एकल नागरिकता है, हम इंडियन हैं। अमेरिका में दूसरी नागरिकता है, राज्य के भी नागरिकता मिलता है वहां और देश के भी नागरिकता मिलता है, लेकिन वैसा नहीं है हमारे देश में, सिर्फ हमारे देश का ही नागरिकता देता है। तो एकल नागरिकता कहां से लिया गया है, ब्रिटेन से ही लिया गया है। प्रस्तावना, प्रस्तावना कहां से लिया गया है, समझ जाइए कि ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, जो संविधान की आत्मा की कुंजी कहते हैं प्रस्तावना, प्रस्तावना को, समझ। अवशिष्ट शक्तियां, अवशिष्ट शक्तियां जानते हैं, शक्ति 3 प्रकार के होते हैं, राज्य सरकार के पास शक्ति, केंद्र सरकार के पास शक्ति और अवशिष्ट शक्तियां होता है, समझिए। अवशिष्ट शक्तियां केंद्र सरकार के हाथों में चली जाती है, समझ जाइए। इसके बाद आयरलैंड से, आयरलैंड की अगर बात किया जाए तो यह राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत,
मतलब राज्य को विकास करने के लिए, राज्य को कल्याणकारी राज्य बनाने के लिए वहां के आयरलैंड के संविधान से राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत लिया गया है, समझ आइए। या राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल, राष्ट्रपति के निर्वाचक जो प्रक्रिया है वो भी कहां से लिया गया है, आयरलैंड के संविधान से ही लिया गया है। आगे रूस, रूस से लिया गया है मौलिक कर्तव्य, क्या लिया गया है, मौलिक कर्तव्य रूस से ही लिया गया है। और जापान से विधि प्रक्रिया, कानून बनाने की प्रक्रिया, समझिए क्या, कार्यपालिका, न्यायपालिका और समझ जाइए और विधायिका कैसे कैसे कानून बनाती है, ये सब कहां से लिया गया है, जापान से ही लिया गया। मतलब 7 गो देश से समझिए संविधान के स्रोत से भारतीय संविधान में शामिल किया गया है मेरे साथियों। आगे अगर देखा जाए, इसी क्वेश्चन पर चला जाए तो क्वेश्चन कह रहा कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत कहां से, आयरलैंड से। अमेरिका से मौलिक अधिकार, कभी कहिएगा, मौलिक अधिकार लिया गया है, मौलिक अधिकार लिया गया है, समझ जाइए, मौलिक अधिकार लिया गया है। इसके बाद ब्रिटेन से एकल नागरिकता लिया गया है, एकल नागरिकता और संसद विधि व्यवस्था, संसद मान लीजिए। कनाडा से अवशिष्ट शक्तियां, अवशिष्ट शक्तियां लिया गया है, अवशिष्ट शक्तियां लिया गया है, अवशिष्ट शक्तियां नहीं लिया गया है, समझ आइए, अवशिष्ट शक्ति लिया गया है। आगे अगर देखा जाए, अगला क्वेश्चन कह रहा है पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया, बहुत ही फेमस पुस्तक है, बहुत ही फेमस पुस्तक है और यहां से क्वेश्चन पूछ ही लेता है, समझ जाइए, यहां से क्वेश्चन पूछ ही लेता है, यहां से क्वेश्चन पूछ लेता है, कहता है पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक कौन है, दादा भाई नौरोजी। ऑप्शन 4 ए प्लेन आंसर हो जाएगा। मतलब इस पुस्तक के लेखक कौन, दादा भाई नौरोजी। चलिए पुस्तक कुछ देखते हैं, कुछ पुस्तक की अगर बात किया जाए तो चलिए पुस्तक के देखते हैं। तो कहते हैं पहला क्वेश्चन पूछेगा आपसे, चलिए महात्मा, पहला क्वेश्चन है नवजीवन, 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 नवजीवन पूछेगा, हिंद स्वराज पूछेगा, हिंद स्वराज पूछेगा, हिंद स्वराज क्वेश्चन पूछेगा, हरिजन क्वेश्चन पूछेगा, हरिजन क्वेश्चन पूछेगा, हरिजन, हरिजन क्वेश्चन पूछेगा, माई एक्सपेरिमेंट, माई एक्सपीरियंट विथ ट्रूथ, विथ ट्रूथ, ट्रूथ जो है ना, ये सब जिसका ये जितना भी लिखे हैं, नवजीवन, हिंद स्वराज, हरिजन, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, ये सब किसका ये सब कौन लिखे हैं, ये सब लिखे हैं महात्मा गांधी जी। कौन लिखे हैं, महात्मा गांधी जी, महात्मा गांधी जी के ये पुस्तक सब है, समझ आइए। महात्मा गांधी जी का कई पुस्तक है। पहला नवजीवन, कभी कहिएगा, नवजीवन है। दूसरा का हिंद स्वराज है, तीसरा का हरिजन है, चौथा माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ महात्मा गांधी का है, समझ जाए, ये सब किसका है, महात्मा गांधी जी का। दूसरा देखा जाए, दूसरा देखा जाए संवाद कौमुदी, संवाद कौमुदी, संवाद कौमुदी। इसके बाद अगर देखा जाए मिरातुल उल अखबार, मिरातुल उल अखबार, मिरातुल उल अखबार, समझ आए, अखबार, समझ आइए। इसके बाद अगर देखा जाए संवाद कौमुदी, मिरातुल उल अखबार, समझ आइए, ये सब जो है ना, ये सब राजा राम मोहन राय, राजा राम मोहन राय को भारत के, समझ आइए, आधुनिक भारत के पिता कहा जाता है। हम पूछेगा आधुनिक भारत के पिता किसे कहते हैं, राजा राम मोहन राय को ही कहा जाता है, क्योंकि इसके अंदर 16 भाषाओं की जानकारी थी, समझ जाइए। क्वेश्चन पूछेगा संवाद कौमुदी, कभी क्वेश्चन पूछेगा संवाद कौमुदी, मिरातुल उल अखबार, समझ जाइए, मिरातुल उल अखबार बहुत सारा पुस्तक है इसका। ये सब कौन लिखे है, राजा राम मोहन राय लिखे। कौन लिखे है, राजा राम मोहन राय लिखे। आगे अगर देखा जाए, आगे देखा जाए कॉमनवेल्थ, कॉमनवेल्थ कुछ पूछेगा, कॉमनवेल्थ, कॉमनवेल्थ क्वेश्चन पूछेगा, न्यू इंडिया, कॉमनवेल्थ क्वेश्चन पूछेगा और न्यू इंडिया, न्यू इंडिया, न्यू इंडिया। ये जो पुस्तक लिखा है एनी बेसेंट, कौन लिखा है, एनी बेसेंट, एनी बेसेंट जी लिखे हैं, एनी बेसेंट जी लिखे हैं, समझ जाइए, समझ जाइए। एनी बेसेंट का 2 पुस्तक बहुत ही फेमस है, एक कॉमनवेल्थ है, एक न्यू इंडिया है, समझ जाइए, एनी बेसेंट का ही है। आगे अगर देखा जाए चौथा नंबर में अनहैप्पी इंडिया, अनहैप्पी इंडिया, अनहैप्पी इंडिया की बात किया जाए तो अनहैप्पी इंडिया के लेखक है लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय, लाजपत राय, लाला लाजपत राय है। इसके बाद अगर देखा जाए, इसके बाद अगर देखा जाए क्वेश्चन आगे क्वेश्चन पूछेगा, आगे क्वेश्चन पूछेगा, आगे क्वेश्चन पूछेगा डिवाइड इंडिया,
डिवाइड डिवाइड इंडिया, डिवाइड इंडिया क्वेश्चन पूछेगा, डिवाइड इंडिया, डिवाइड इसका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद डिवाइड इंडिया के लेखक है, डिवाइड इंडिया के लेखक है, समझ जाइए। आगे अगर देखा जाए, आगे अगर देखा जाए क्वेश्चन नंबर 6 अगर देखा जाए तो 6 में बहुत सारा पुस्तक है, समझ जाइए। 6 में अगर देखा जाए तो होगा पहला, इसके बाद अगर देखा जाए तो देखिए नवजीवन महात्मा गांधी, हिंद स्वराज महात्मा गांधी, हरिजन महात्मा गांधी, माय एक्सपेरिमेंट, माय एक्सपेरिमेंट, माय एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, विथ जो है ना विथ ट्रूथ के लेखक कौन है? महात्मा गांधी जी है। संवाद कौमुदी मिरातुल उल अखबार के लेखक कौन है? राजा राम मोहन राय है। इसके बाद देखा जाए कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया के लेखक कौन है? एनी बेसेंट है। कौन है? एनी बेसेंट है। अनहैप्पी इंडिया कौन है? लाला लाजपत राय। कौन है? लाला लाजपत राय है। डिवाइड इंडिया के लेखक कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। ऐसे बहुत सारे पुस्तक है। देखो पुस्तक की अगर बात करते हैं तो चलिए पुस्तकें पर थोड़ा ले लेते हैं। अब देखिए पुस्तक है, पहला पुस्तक है पंचतंत्र। पंचतंत्र के लेखक कौन है? समझ आइए। राजतरंगिणी, राजतरंगिणी के लेखक कौन है? राजतरंगिणी के लेखक कौन है? राजतरंगिणी, राजतरंगिणी के लेखक कौन है? समझ आइए। वात्स्यायन, वात्स्यायन, वात्स्यायन के लेखक कौन है? समझ आइए। वात्स्यायन, समझ आइए। रुक जाइए एक मिनट। वात्स्यायन। कामसूत्रा के लेखक कौन है? कामसूत्रा, कामसूत्रा के लेखक कौन है? कामसूत्रा के लेखक कौन है? समझ जाइए। इसके बाद अगर देखा जाए, इसके बाद अगर देखा जाए पंचतंत्र के लेखक कौन है? विशाखा दत्त। कौन है? विशाखा दत्त। कौन है? विशाखा दत्त है, विशाखा दत्त है, समझ आइए। पंचतंत्र के लेखक कौन है? विशाखा। राजतरंगिणी के लेखक कलहन। कौन है? कलहन राजतरंगिणी का लेखक है। कामसूत्र, कामसूत्र के लेखक कौन है? वात्स्यायन। कौन है? वात्स्यायन है, वात्स्यायन है, समझ जाइए। इसके बाद अगर देखा जाए, इसके बाद अगर देखा जाए कुमार संभव, कहिए कुमार संभव, कुमार संभव के लेखक कौन है? कालिदास है। कौन है? कालिदास है। कौन है? कालिदास है। कौन है? कालिदास। इसके बाद अभिज्ञान शकुंतलम, अभिज्ञान शकुंतलम, अभिज्ञान शकुंतलम, अभिज्ञान शकुंतलम, अभिज्ञान शकुंतलम की एक बात किया जाए तो इसका भी कालिदास है। कौन है? कालिदास है। कौन है? कालिदास। रघुवंश के लेखक देखा जाए, रघुवंश, रघुवंश के लेखक कौन है? तो रघुवंश के लेखक कालिदास है। कौन है? कालिदास है। कौन है? कालिदास है। कौन है? कालिदास है। इसके बाद अगर देखा जाए अभिज्ञान शकुंतलम कालिदास है, कुमार संभव कालिदास है, कामसूत्रा वात्स्यायन है, राजतरंगिणी कलहन है, पंचतंत्र, पंचतंत्र के लेखक विष्णु शर्मा है ना। पंचतंत्र के लेखक कौन है? इसको थोड़ा करेक्शन कर लीजिए। पंचतंत्र के लेखक कौन है? विष्णु शर्मा। कौन है? विष्णु शर्मा है। कौन है? विष्णु शर्मा है। कौन है? विष्णु शर्मा है। इसके बाद अगर देखा जाए, इसके बाद अगर देखा जाए अर्थशास्त्र के लेखक, अर्थशास्त्र के लेखक, अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? कौटिल्य है। कौन है? कौटिल्य है। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? कौटिल्य है, समझ। इंडिका के लेखक, इंडिका की अगर बात किया जाए तो इंडिका के लेखक है मेगास्थनीज है। कौन है? मेगास्थनीज है, अस्थनीज है। इसके बाद अगर देखा जाए, इसके बाद अगर देखा जाए इंडिका के लेखक कौन है? मेगास्थनीज है। कौन है? मेगास्थनीज है। इसके बाद देखा जाए अकबरनामा, अकबरनामा के लेखक कौन है? समझ आइए। बाबरनामा के लेखक कौन है? बाबरनामा के लेखक कौन है? समझ आइए। बाबरनामा के लेखक कौन है? अकबरनामा के लेखक अगर देखा जाए तो अबुल फजल है। कौन है? अबुल फजल है, अबुल फजल है, समझ आइए। बाबरनामा के लेखक देखा जाए तो बाबरनामा के लेखक बाबर है। कौन है? बाबर है, समझ आए। हुमायूंनामा, हुमायूंनामा, हुमायूंनामा के लेखक अगर देखा जाए तो हुमायूंनामा के लेखक गुलबदन बेगम, गुलबदन बेगम है। कौन है? गुलबदन बेगम है, समझ आए। इतना क्वेश्चन आपके एग्जाम में प्रश्न पूछ सकता है। मतलब पंचतंत्र के लेखक कौन है? विष्णु शर्मा। राजतरंगिणी के लेखक कौन है? कलहन है। कामसूत्रा के वात्स्यायन है। कुमार संभव के कालिदास है भैया। अभिज्ञान शकुंतलम के भी कालिदास है। रघुवंश के भी कालिदास ही है। अर्थशास्त्र के कौटिल्य है। इंडिका के मेगास्थनीज है। इसके बाद अकबरनामा अब्दुल फजल है। बाबरनामा बाबर है। हुमायूंनामा गुलबदन बेगम है। इसके बाद अगर गोदान का अगर देखा जाए, गोदान, गोदान का मुंशी प्रेमचंद्र है, मुंशी प्रेमचंद्र है।
मुंशी प्रेमचंद्र है, प्रेमचंद्र है, मुंशी प्रेमचंद्र, समझ आए। एनिहिलेशन एंड द कास्ट, एनिहिलेशन 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 ऑन द कास्ट, एनिहिलेशन ऑन द कास्ट के अगर देखा जाए, कास्ट के बाद किया जाता, बाबा साहब अम्बेडकर, अम्बेडकर साहब है, कौन है, अम्बेडकर, अम्बेडकर साहब, अम्बेडकर साहब है, समझ जाइए, अम्बेडकर साहब है। इसके बाद अगर देखा जाए बहुत सारा पुस्तक है, इसके बाद अगर देखा जाए तो और लिख देते हैं आपको हम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, मातरम, वंदे मातरम के कौन है, वंदे मातरम के लेखक कौन है, तो वंदे मातरम के लेखक बताइए। इसके बाद अगर देखा जाए फ्री वंदे मातरम, वंदे मातरम, इसके बाद अगर देखा जाए अलार कलाम, अलार कलाम, अलार कलाम के लेखक रविंद्रनाथ टैगोर है, कौन है, रविंद्रनाथ टैगोर है, रविंद्रनाथ टैगोर है, रविंद्रनाथ टैगोर है। इसके बाद राष्ट्रीय गान, राष्ट्रीय गान के लेखक कौन है, राष्ट्रीय गान, राष्ट्रीय गान के लेखक कौन है, समझ जाइए, रविंद्रनाथ टैगोर है, रविंद्रनाथ टैगोर है। वंदे मातरम, बंकिम चंद्र चटर्जी, बंकिम चंद्र चटर्जी जो है ना, चटर्जी जो है ना, ये वंदे मातरम के लेखक है, वंदे मातरम के लेखक, ये सब लेखक है। पंचतंत्र, क्वेश्चन पूछेगा, पंचतंत्र के लेखक कौन है, तो कहिएगा विष्णु शर्मा, कौन है, विष्णु शर्मा। मुद्राक्ष के लेखक अगर देखा जाए, मुद्राक्ष, मुद्राक्ष के लेखक विशाखा दत्त, कौन है, मुद्राक्ष, मुद्राक्ष, मुद्राक्ष के लेखक कौन है, विशाखा दत्त है, कौन है, विशाखा दत्त है, विशाखा दत्त है, विशाखा दत्त है, समझ आइए, विशाखा दत्त है, इस समझ आइए। अब कदम्बरी, कदम्बरी, एक मिनट, कदम्बरी के लेखक कौन है, तो बाण भट्ट है, कौन है, बाण भट्ट है, बाण भट्ट है, समझ जाइए। ये पुस्तक सब लेखक है। पहला है पंचतंत्र के लेखक कौन है भैया, तो कहिएगा विष्णु शर्मा जी है, कौन है, विष्णु शर्मा जी है। क्वेश्चन पूछेगा राजतरंगिणी के लेखक कौन है, तो कहिएगा कलहन है, कौन है, कलहन है। कामसूत्रा के लेखक कौन है, वात्स्यायन है। कुमार संभव के लेखक कौन है, कालिदास है। अभिज्ञान शकुंतलम के लेखक कौन है, कालिदास है भैया। इसके बाद रघुवंश के लेखक कौन है, कालिदास है। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है, कौटिल्य है। इंडिका के लेखक कौन है, मेगास्थनीज है। इसके बाद देखा जाए अकबरनामा अबुल फजल, अकबरनामा अबुल फजल, समझ जाइए। बाबरनामा बाबर, बाबरनामा बाबर। और हुमायूंनामा गुलवदन बेगम, हुमायूंनामा गुलवदन बेगम। गोदान की बात की जाए तो मुंशी प्रेमचंद्र। एनिहिलेशन ऑन द कास्ट, एनिहिलेशन ऑन द कास्ट बाबा साहेब अम्बेडकर, बाबा साहेब अम्बेडकर। वंदे मातरम बकिंघम चंद्र चटर्जी, बकिंघम चंद्र चटर्जी। अलार कलाम रविन्द्रनाथ टैगोर। राष्ट्रीय गान जनगण मन, समझ जाइए, रविन्द्रनाथ टैगोर, समझ जाइए। मुद्राक्ष विशाखा दत्त, समझ जाइए। और कदम्बरी बाण भट्ट, समझ जाइए। ये पुस्तक है और उनका लेखक। समझ में आया कि नहीं आया? ये सब पुस्तक है, ये सब क्या है, ये सब क्या है, ये सब पुस्तक है और ये कौन है, लेखक है, समझ जाए। यहां से एक क्वेश्चन बहुआ हो, एक क्वेश्चन हर एक एग्जाम में आ जाता है। हर एक कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम होता है ना, यहाँ से एक क्वेश्चन पूछ ही लेता है बहुआ हो, समझ आइए। तो चलिए थोड़ा हम आगे देख लेते हैं। देखिए देखिए और बताया कि नवजीवन के लेखक कौन है, नवजीवन के लेखक महात्मा गांधी है। हिंद स्वराज के भी लेखक कौन है, महात्मा गांधी है। हरिजन के लेखक कौन है भैया, महात्मा गांधी जी हैं। इसके बाद माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ के लेखक कौन है, महात्मा गांधी जी है। समझ, इस सब का लेखक महात्मा गांधी जी ही है। संवाद कौमुदी, कहिए संवाद कौमुदी और मिरातुल उल अखबार, ये दोनों के लेखक कौन है, राजा राम मोहन राय। और भारत के आधुनिक भारत के अग्रदूत कहा जाता है, इसे अग्रदूत कहा जाता है। किसे कहा जाता है, राजा राम मोहन राय को आधुनिक भारत का अग्रदूत कहा जाता है मेरे प्यारे साथियों। आगे है कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया, ये है एनी बेसेंट। किसका है, एनी बेसेंट के लेखक है, समझ जाइए। आगे है अनहैप्पी इंडिया के लेखक कौन है भैया, अनहैप्पी इंडिया के लेखक कौन है, समझ जाइए, लाला लाजपत राय। डिवाइड इंडिया
डिवाइड इंडिया कौन है? राजेंद्र प्रसाद। इंडिया डिवाइड क्वेश्चन पूछेगा, इंडिया डिवाइड, इंडिया डिवाइड, इंडिया डिवाइड के अरविंद घोष कौन है? अरविंद घोष कौन है? अरविंद घोष है भैया, अरविंद घोष है मेरे प्यारे साथियों। तो इतना चीज आपको याद कर लीजिएगा तो एक भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं छूटने वाला है। तो कह रहा है दादा भाई नौरोजी, पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक कौन है? दादा भाई नौरोजी। महात्मा गांधी के नवजीवन, हिंद स्वराज समझिए, हरिजन समझ जाइए, माय एक्सपेरिमेंट विथ थ्रू महात्मा गांधी के। जवाहरलाल नेहरू के डिस्कवरी ऑफ इंडिया, मतलब डिस्कवरी ऑफ इंडिया, डिस्कवरी ऑफ इंडिया जो है ना पंडित जवाहरलाल नेहरू के। सरदार भाई पटेल की अगर बात किया है तो इसका नहीं है। इसका एक और देखा जाए, एक और पुस्तक है इसका है, क्वेश्चन पूछेगा मराठी के लेखक कौन है? क्वेश्चन पूछेगा केसरी के लेखक कौन है? क्वेश्चन पूछेगा गीता रहस्य के लेखक कौन है? तो कहिएगा बाल गंगाधर तिलक। गंगाधर तिलक जी है, समझ जाइए। केसरी मराठा और गीता रहस्य समझ जाइए। तो इतना चीज आपको याद करके रखिएगा। अगला क्वेश्चन करा, हुमायूं नामा की रचना किसने किया है? तो अब ये पीछे वाला में बताए हैं कि हुमायूं नामा की रचना कौन किया है। देखिए हुमायूं नामा के रचना कौन किया है? गुलबदन बेगम किया है। और बाबर नामा की रचना कौन किया है? बाबर किया है। और अकबर नामा की रचना कौन किया है? अबुल फजल किया है। ये तीनों क्वेश्चन भी आई है, यहाँ से पूछ ही लेता है आपके एग्जाम में। चलिए आते हैं क्वेश्चन पे, आते हैं अब। क्वेश्चन है कि हुमायूं नामा की रचना कौन किया है? तो कथी कहिएगा? गुलबदन बेगम। कथी कहिएगा? गुलबदन बेगम किया है। अबुल फजल, तो अकबर नामा कौन किया है? अबू फजल अकबर नामा, मतलब अ से अबुल, आ से अकबर। बहुत ही इजी है याद करना, इसे समझ आइए। है जी बदायूं, समझ आइए, ये सब नहीं है। चलिए आगे अगर देखा जाए, 24वीं समांतर रेखा किन दो देशों को जोड़ता है? अब रेखा की बात किया जाए तो चलिए रेखा थोड़ा देखते हैं। पहला मैकमोहन रेखा की अगर बात किया जाए तो किसको किसको जोड़ेगा? कमेंट करके बताइए। रेडक्लिफ क्वेश्चन पूछेगा, रेडक्लिफ क्वेश्चन पूछेगा, किसको किसको रेडक्लिफ रेखा किसको किसको जोड़ेगा? ये बताइए। डुरंड रेखा किसको किसको जोड़ेगा? ये बताइए, समझ आइए। 38वीं समांतर रेखा किसको किसको जोड़ेगा? ये हमको बताइए, समझ आइए। 49वीं समांतर रेखा किसको किसको जोड़ेगा? ये हमें बताइए। 49वीं समांतर रेखा किसको किसको जोड़ेगा? ये हमें बताइए, समझ आइए। चलिए हम आगे देखते हैं आगे। 24वीं समांतर रेखा किसको किसको जोड़ेगा? ये हमें बताइए मेरे प्यारे दोस्तों। माय डियर स्टूडेंट, माय डियर फ्रेंड कह रहा है कि ये सब रेखा है, कौन सा रेखा किसको किसको जोड़ता है वो थोड़ा देख लेते हैं। मैकमोहन रेखा बहुत ही VVI है और लगभग अधिकांश कॉम्पिटेटिव के एग्जाम में यह पूछता ही है। मैकमोहन रेखा भारत और चीन को जोड़ता है। भारत और किसको जोड़ेगा भैया? भारत और चीन को जोड़ेगा मैकमोहन रेखा। रेडक्लिफ जोड़ेगा भारत और पाकिस्तान के साथ दो सीमा रेखा जोड़ता है। एक 24वीं समांतर रेखा और एक जो है ना रेडक्लिफ रेखा। कौन है? रेडक्लिफ। डुरंड रेखा पाकिस्तान और अफगानिस्तान को जोड़ता है। अफगानिस्तान को जोड़ता है, समझ जाइए, इतना समझ लीजिए। 38वीं समांतर रेखा, उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया को जोड़ता है, समझ जाए। 38वीं समांतर रेखा। 49वीं समांतर रेखा अमेरिका और कनाडा को जोड़ेगा। अमेरिका और कनाडा को जोड़ेगा भैया। 24वीं समांतर रेखा भारत और पाकिस्तान को जोड़ेगा। समझ जाए। इसके बाद अगर देखा जाए तो हिडन वर्ग रेखा ये जर्मनी और पोलैंड को जोड़ता है। मैग्नी नॉट रेखा, ये जर्मनी और फ्रांस को जोड़ता है।
आगे मेन रहीम रेखा यह रूस और फिनलैंड को जोड़ता है, रूस और फिनलैंड को जोड़ता है। मेरे साथियों अगर देखा जाए मैकमोहन तकती करिएगा भारत और चीन के बीच में, भारत और चीन के साथ जोड़ता है, समझ जाइए। रेड क्लिफ तो कहिएगा भारत और पाकिस्तान को जोड़ता है, भारत और पाकिस्तान को जोड़ता है। डुरंड रेखा पाकिस्तान और अफगानिस्तान को जोड़ता है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान को जोड़ता है। जो 38वीं समांतर रेखा उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया को जोड़ता है, उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया को जोड़ता है। 49वीं समांतर रेखा अमेरिका और कनाडा को जोड़ता है, अमेरिका और कनाडा को जोड़ता है। इसके बाद 24वीं समांतर रेखा भारत और पाकिस्तान को जोड़ता है, भारत और पाकिस्तान को जोड़ता है। इसके बाद हिडन वर्ग रेखा की अगर बात किया तो जर्मनी और पोलैंड को जोड़ता है, जर्मनी और पोलैंड को जोड़ता है। इसके बाद देखा जाए मैग्नीनॉट रेखा या जर्मनी और फ्रांस को जोड़ता है, मैग्नीनॉट जर्मनी और फ्रांस, और हिडन वर्ग जर्मनी और पोलैंड, और मेन रहीम जो है ना फिनलैंड और रूस को जोड़ता है, फिनलैंड और रूस को जोड़ता है। इतना क्वेश्चन जो है ना एक रेखा वाले प्रश्न से आपका एग्जाम में आने की संभावना बनी रहती है। आगे देखा जाए प्रोटीन की कमी से कौन सी बीमारी होती है, क्वेश्चन है प्रोटीन की कमी से कौन सी बीमारी होती है। तो प्रोटीन की कमी से बच्चों की अगर बात करें तो बच्चों में एक बहुत ही फेमस बीमारी है क्वाशी-ओरकर एक बीमारी है जो बच्चों में प्रोटीन की कमी से होती है। तो ऑप्शन ए फॉर एप्पल आंसर हो जाएगा। आगे है एनीमिया, यह विटामिन 12 की कमी से होता है, विटामिन 12 की कमी से होता है। रिक्टेस की बात करें तो यह विटामिन डी की कमी से होता है, विटामिन डी की कमी से होता है। और बेरी विटामिन B1 की कमी से होता है, विटामिन B1 की कमी से होता है। तो चलिए थोड़ा बीमारी के बारे में देखते हैं। चलिए विटामिन की बात किया जाए और विटामिन और रोग की बात करें, डिसीज। विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है, विटामिन ए की कमी से क्या होगा, रतौंधी। विटामिन B1 की कमी से बेरी होता है, कभी होता है बेरी होता है, समझ आइए। विटामिन B12 की कमी से एनीमिया होता है, कभी होता है एनीमिया होता है, समझ जाइए। विटामिन सी की कमी से देखा जाए तो विटामिन सी की कमी स्कॉर्बी होता है, समझ जाइए। विटामिन डी की कमी से रिक्टेस होता है, विटामिन डी की कमी से रिक्टेस होता है, समझ जाइए। विटामिन ई की कमी से जनन क्षमता कमजोर हो जाता है, जनन क्षमता कम जाता है। विटामिन के की कमी से देखा जाए तो विटामिन के से रक्त का धक्का नहीं जमता है, रक्त का धक्का रुक जाता है, समझ जाइए। देखा जाए तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी होगा, विटामिन B1 की कमी से बेरी होगा, विटामिन B2 की कमी से एनीमिया होगा, विटामिन सी की कमी से स्कॉर्बी होगा, विटामिन डी की कमी से रिक्टेस होगा, विटामिन ई की कमी से जनन क्षमता कमजोर हो जाता है, समझ आइए। विटामिन के की कमी से रक्त का धक्का नहीं जमता है। और विटामिन सबका अगर नाम देखा जाए, विटामिन ए का अगर देखा जाए रासायनिक नाम रेटिनॉल है, कथी है, रेटिनॉल है इसका रासायनिक नाम। विटामिन बी के थायमीन है, कथी है, समझ आइए। विटामिन डी के राइबोफ्लोविन है। विटामिन सी का रासायनिक नाम स्कॉर्बी है, कथी है, स्कॉर्बी है, समझ। स्कॉर्बी और मसूड़ा फूलने लगता है, इसमें मसूड़ा फूलने लगता है, समझ आइए, फूलने लगता है। घाव होने लगता है विटामिन सी की कमी से। इसके बाद देखा जाए विटामिन डी के रासायनिक नाम समझ जाइए। विटामिन डी के रासायनिक नाम क्या होगा, बोल दीजिएगा। विटामिन ई की कमी से टोकोफेरॉल, कभी होता है टोकोफेरॉल जो है ना विटामिन ई की कमी से। विटामिन के की कमी से विटामिन के का रासायनिक नाम साइनोक्लोविन है, कभी है साइनोक्लोविन है,
क्लोबिन, साइनोक्लोबिन है, समझ आइए। ये सब इसका रासायनिक नाम है मेरे प्यारे साथियों। विटामिन ए के कमी से क्या होगा? रतौंधी। विटामिन बी की कमी से बेरी, विटामिन 12 की कमी से एनीमिया होगा, विटामिन सी की कमी से स्कॉर्बी होगा, कभी होगा स्कॉर्बी होगा, इससे मसूड़ा फूलने लगता है, घाव होने लगता है। विटामिन डी की कमी से रिक्टेस होगा, समझ आइए, जो हड्डी कमजोर होने लगता है इसमें, समझ आइए। विटामिन ई की कमी से जनन क्षमता कमजोर हो जाएगा, समझ आइए। इसको दूर करने के लिए आप मक्खन खाइए, क्या खाइए? मक्खन, मक्खन खाइए, दूध खाइए, इसको दूध खाइए। इसके बाद अगर देखा जाए अंकुर वाला गेहूं खाइए, अंकुर वाला गेहूं खाइए, अंकुर वाला गेहूं खाना पड़ेगा, तभी ये आपका दूर हो जाएगा, समझ जाइए। समझ में आया ना? रतौंधी को दूर करने के लिए हरी पेड़ पत्ता के साग वाली सब्जी खाइए, इसके बाद दूध खाइए, मटन खाइए, अंडा खाइए, समझ जाइए। आगे अगर देखा जाए समझ आए तो क्वेश्चन कह रहा है कि नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम व्यक्ति, रुक जाए 1 मिनट। हाँ तो क्या हो गया? तो प्रोटीन की कमी से कौन सी बीमारी होगा? क्वासी-ओरकर जो बच्चों में पकड़ती है। आगे अगर देखा जाए तो आगे कह रहा नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम 2 व्यक्ति थे, एक थे हेनरी डुनेट थे और फ्रेडरिक थे। कौन थे? फ्रेडरिक थे। नोबेल पुरस्कार की शुरुआत 1901 में हुआ है। और नोबेल पुरस्कार की बात करते हैं, नोबेल पुरस्कार 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। कितने क्षेत्रों में? 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। कौन कौन क्षेत्र है? पहला देखा जाए भौतिकी का क्षेत्र है, भौतिकी विज्ञान में दिया जाता है। दूसरा रसायन विज्ञान में दिया जाता है, रसायन विज्ञान में दिया जाता है। तीसरा जीव विज्ञान में दिया जाता है, जीव विज्ञान में दिया जाता है, जीव विज्ञान में दिया जाता है। इसके बाद देखा जाए साहित्य के क्षेत्रों में दिया जाता है, साहित्य के क्षेत्रों में दिया जाता है, समझ आए, साहित्य के क्षेत्रों में दिया जाता है। शांति के क्षेत्रों में दिया जाता है, शांति के क्षेत्रों में दिया जाता है, शांति के क्षेत्रों में दिया जाता है। इसके बाद अगर देखा जाए अर्थशास्त्र के क्षेत्रों में दिया जाता है, अर्थशास्त्र के क्षेत्रों में दिया जाता है, अर्थशास्त्र के क्षेत्रों में दिया जाता है, समझ जाइए। मतलब नोबेल पुरस्कार की शुरुआत 1901 से हुआ है। नोबेल पुरस्कार समझ जाइए दुनिया के सबसे महंगी पुरस्कार है, दुनिया के सबसे महंगी पुरस्कार नोबेल पुरस्कार है, जो इसकी शुरुआत स्वीडन से हुआ है। कहां से? स्वीडन से हुआ है, स्वीडन से हुआ है इसकी शुरुआत, समझ जाइए। अल्फ्रेड नोबेल, अल्फ्रेड नोबेल द्वारा जो है ना, इसका जो है ना शुरुआत हुआ है। और कथी का खोज किया था? डायनामाइट का खोज किया था, डायनामाइट का खोज किया था 1867 में दिया था। तो इसीलिए किसी वस्तु को खोज करने के लिए, नया नया आविष्कार करने के लिए, समाज में सेवा करने के लिए, समझ जाइए, तो ये पुरस्कार दिया जाता है, समझ जाइए। तो कितने क्षेत्रों में? 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। पहला है भौतिकी विज्ञान के क्षेत्रों में, दूसरा है रसायन विज्ञान के क्षेत्रों में, तीसरा है जीव विज्ञान के क्षेत्रों में, चौथा है साहित्य के क्षेत्रों में, पांचवा है शांति के क्षेत्रों में, छठा है अर्थशास्त्र के क्षेत्रों में दिया जाता है मेरे प्यारे साथियों। भारत के एक व्यक्ति है रविंद्रनाथ टैगोर को 1913 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। नोबेल पुरस्कार दिया। सबसे कम उम्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाली एक महिला है जो पाकिस्तान के मलाला यूसुफ जो थी, समझ जाइए, ये नोबेल पुरस्कार पाने वाली सबसे कम उम्र के है। इसके बाद देखा जाए अमर्त्य सेन को दिया गया है 1999 में। 1999 में जो है ना, 1999 में नोबेल पुरस्कार दिया गया अर्थशास्त्र के क्षेत्रों में। इसके बाद हरि गोविंद खुराना को दिया गया है 1968 में दिया गया है, समझ जाइए, जीन को संश्लेषण करने, कृत्रिम जीन को संश्लेषण करने के लिए। इसके बाद अगर देखा जाए सीवी रमन को दिया गया है, सीवी रमन को दिया गया है 1930 में रमन प्रभाव को खोज करने के लिए 1930 में सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। हरि गोविंद खुराना को दिया गया 1968 में दिया गया है, समझ जाइए। 1968 में कथी जीन का संश्लेषण किया था, कृत्रिम जीन का संश्लेषण किया था। अमर्त्य सेन को 1999 में दिया गया था, अर्थशास्त्र के क्षेत्रों में दिया गया था। इसके बाद मलाला यूसुफ या शांति के क्षेत्रों में, इसे शांति के क्षेत्रों में दिया जाता है। एक और व्यक्ति का नाम है
मदर टेरेसा, कौन है? मदर टेरेसा। मदर टेरेसा, मदर टेरेसा को भी जो है ना शांति के क्षेत्रों में दिया गया है, शांति के क्षेत्रों में दिया गया है मेरे साथियों। तो भारत के जो व्यक्ति है ये सब जो है ना, ये भारत के ये सब व्यक्ति है, समझ आए, इसे नोबेल पुरस्कार मिला है। पहला है रविन्द्रनाथ टैगोर, 1913 में दिया गया है, समझिए साहित्य के क्षेत्रों में, साहित्य के क्षेत्रों में दिया है, साहित्य के क्षेत्रों में, साहित्य के क्षेत्रों में इसे मिला है। मलाला यूसुफ जो सबसे कम उम्र के महिला है, जो पाकिस्तान के रहने वाली है, उसे नोबेल पुरस्कार मिला है। इसके बाद अमर्त्य सेन जो 1999 में अर्थशास्त्र के क्षेत्रों में इसे दिया गया है। हरिगोविंद खुराना को कृत्रिम जीन संश्लेषण के जो है ना संश्लेषण के लिए हरिगोविंद खुराना को दिया गया है। इसके बाद सीवी रमन को रमन प्रभाव के खोज के लिए 1930 में नोबेल पुरस्कार मिला है इसे। और मदर टेरेसा को मिला है शांति के क्षेत्रों में, समझ जाइए 1979 में मिला है, 1979 में मिला है। उम्मीद है कि नोबेल पुरस्कार आपको समझ में आया होगा। नोबेल पुरस्कार की शुरुआत 1901 में। नोबेल पुरस्कार 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। पहला भौतिक के क्षेत्र में, रसायन के क्षेत्रों में, जीव विज्ञान के क्षेत्रों में, साहित्य के क्षेत्रों में, शांति के क्षेत्रों में और अर्थशास्त्र के क्षेत्रों में दिया जाता है मेरे प्यारे साथियों। इसका आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों आंसर हो जाएगा, ए और बी दोनों आंसर हो जाएगा। आगे कह रहा राजतरंगिणी के लेखक कौन है? तो ये बताइए किया था कि राजतरंगिणी के लेखक कौन है? तो राजतरंगिणी के लेखक कलहन है। कौन है? कलहन है। विशाखा दत्त, विशाखा दत्त के लेखक कौन है? विशाखा दत्त के लेखक कौन है? विशाखा दत्त। विशाखा दत्त क्या लिखा है समझ आइए? विशाखा दत्त लिखा है, समझ आइए बाण भट्ट क्या लिखा है? तो बाण भट्ट लिखा है कदम्बरी, कदम्बरी, कदम्बरी बाण भट्ट का लेखक, समझ आइए। भूति इसको नहीं माना। विशाखा दत्त अगर देखा जाए मुद्राक्ष, मुद्राक्ष, मुद्राक्ष के लेखक कौन है? विशाखा दत्त है। इसके बाद अगर देखा जाए कलहन है राजतरंगिणी, राजतरंगिणी समझ, राजतरंगिणी के कलहन है, समझ आइए। आगे अगर देखा जाए, आगे है लेंस की शक्ति का एसआई मात्रा। क्वेश्चन है लेंस की शक्ति का एसआई मात्रा कभी होता है? तो डायोप्टर होता है। कभी होता है? डायोप्टर। ल्यूमेन, ज्योति तीव्रता, कैंडेला, समझ आइए, वेबर, ये सब देखते हैं। डायोप्टर लेंस का शक्ति का एसआई मात्रा, लेंस के एसआई मात्रा, एसआई मात्रा क्वेश्चन पूछेगा, समझ जाइए। इसके बाद ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता के क्या होगा? ज्योति तीव्रता के क्या होगा? ज्योति तीव्रता, समझ जाइए ज्योति तीव्रता। इसके बाद चुंबक, चुंबक, चुंबक फ्लक्स के अगर फ्लक्स, चुंबक फ्लक्स के अगर पूछा जाए तो कहिएगा, समझ जाइए। इसके बाद ज्योति तीव्रता हुआ, लेंस के एसआई मात्रक हुआ, तो लेंस के एसआई मात्रक होता है डाईऑप्टर। कभी होता है? डाईऑप्टर होता है, डाईऑप्टर होता है, डाईऑप्टर होता है। ज्योति तीव्रता के एसआई मात्रक होता है कैंडेला। कभी होता है? कैंडेला होता है। कभी होता है? कैंडेला होता है। चुंबक फ्लक्स का होता है वेवर। कभी होता है? वेवर होता है। कभी होता है? वेवर होता है। कभी होता है? वेवर होता है। इसके बाद ल्यूमेन किसका होता है? हम आप हमें कमेंट करके बताइएगा ल्यूमेन किसका मात्रक होता है। आगे कह रहा कि आंख का कौन सा भाग दान में दिया जाता है? आंख का कौन सा भाग दान में दिया जाता है? तो कॉर्निया, मतलब आंख के कॉर्निया वाला जो भाग है, आंख के जो कॉर्निया वाला भाग है ये दान में दिया जाता है, ये दान में दिया जाता है। आंख के रेटिना वाला भाग में वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो कहिएगा रेटिना वाला में। प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो रेटिना वाला भाग में। लेंस है, आंख के लेंस में उत्तल लेंस लगा रहता है। आंख में मनुष्य के आंख में उत्तल लेंस लगा रहता है, उत्तल लेंस लगा रहता है, समझ आइए, उत्तल लेंस लगा रहता है। कॉर्निया वाला जो भाग है, कॉर्निया यो दान में दिया जाता है, दान में दिया जाता है। आंख के एक भाग है आइरिस। कथी है? आइरिस है, आइरिस है जो प्रकाश कंट्रोल करता है, जो प्रकाश को क्या करता है? प्रकाश को नियंत्रण करता है। प्रकाश को क्या करेगा? नियंत्रण करेगा। कौन करेगा? नियंत्रण करेगा, आइरिस करेगा। कौन करेगा? आइरिस करेगा, समझ आइए। तो उम्मीद है कि जितना पढ़ा रहे हो आपको समझ में आता होगा। अगला देखिए, तो उम्मीद है कि आज का क्वेश्चन इतना ही रह गया है। 20 क्वेश्चन मैंने करवाया है। उम्मीद है कि जितना क्वेश्चन आपको करवाया है उसको नोटबुक में नोट कीजिएगा, समझ आए, उसको रिवीजन कीजिएगा, बार बार उसे पढ़िएगा ताकि आपका अच्छा तैयारी हो सके। उम्मीद है कि आज का क्लास अच्छा लगा होगा। मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपका सिलेक्शन होता है तो मेरे वीडियो के माध्यम से, मेरे यूट्यूब चैनल के माध्यम से, तो आप लोग हमारे इंस्टीट्यूट पे जरूर आइए, मुलाकात जरूर कीजिए और आप लोगों को बहुत बहुत दिल से आप लोगों को सम्मानित करूंगा, समझ आइए। तो उम्मीद है कि क्लास को मैं आज अभी समाप्त करता हूं। थैंक यू, धन्यवाद।